ओके, तो अब ये एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको जो बैकलिंक सबसे ज़्यादा बूस्ट देगा, जो सबसे ज़्यादा लिंक जूस मिलेगा, वो उस बैकलिंक से मिलेगा जो टेक्स्ट में से आ रहा है, जो बॉडी में से आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है कि जो बैकलिंक जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा होता है वो क्या चीज़ है। तो बेसिकली उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना है, और इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग समझ सको कि एंकर टेक्स्ट सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर ऐसा टेक्स्ट देखते हो जो ब्लू कलर में होता है, जो क्लिकेबल होता है, बेसिकली वो टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट, चाहे वो एक वर्ड हो, एक लाइन हो या एक कैरेक्टर हो, अगर वो क्लिकेबल है दैट मीन्स हम उसको बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। तो अगर एक पेज के ऊपर सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पे 4-5 पैराग्राफ्स हैं या एक कंप्लीट आर्टिकल है, अब किसी एक पैराग्राफ में 2 या 3 वर्ड्स के ऊपर एक लिंक लगा हुआ है, दैट मीन्स उस टेक्स्ट के ऊपर अगर क्लिक करें तो कोई साइट खुलती है, वो बेसिकली आपकी साइट है, आपको आपका लिंक लगा हुआ है तो वो आपके लिए एक बैक लिंक है, आपको लिंक आ रहा है इस वेबसाइट से। अब एंकर टेक्स्ट गूगल के लिए क्यों ज़रूरी है? तो गूगल बेसिकली वेब को कैसे समझता है? गूगल वेब को क्रॉल करता है, इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, स्पाइडर्स हैं, जिनका काम क्या होता है वेब को क्रॉल करना, पेजेस आइडेंटिफाई करना और उनको अपने डेटाबेस में लेके आना। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ गूगल वर्क्स। अब जब क्रॉल करना है तो क्रॉल किस तरह से होता है? गूगल को डिफरेंट लिंक्स के थ्रू दूसरे लिंक्स तक पहुंचना पड़ता है। अब जब वो एक लिंक के ऊपर जाएंगे और उस लिंक से अगले लिंक पे जाने लगेंगे तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेक्स्ट है, जिस लिंक के ऊपर वो टेक्स्ट लगा हुआ है। अब वो जो टेक्स्ट है वो डिफाइन करता है कि जिस साइट को ये लिंक जा रहा है, इस साइट का उस साइट का क्या रिलेशन है आपस में, और ये टेक्स्ट डिफाइन करेगा अगली वेबसाइट की रेलेवेंस को, जिसका मतलब ये बनता है कि हमें जब किसी से लिंक लेना है तो हमें एंकर टेक्स्ट बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। अब आपको एंकर टेक्स्ट मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2013 से पहले लोग रैंक करने के लिए क्या करते थे? बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जिसको हम लोग यूज़ करते रहे हैं, और वो ये होती थी कि अपनी वेबसाइट को जितने भी बैकलिंक्स स्पैमी तरीके से लोग बनाते रहे थे, जब बैकलिंक देना है, जिस पेज के कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं, जिस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं ना, उसको एंकर टेक्स्ट रख दिया। अगर 10,000 बैकलिंक्स हैं, 10,000 रेफरिंग डोमेन्स हैं, तो सबसे आने वाला जो बैकलिंक होता था वो सिर्फ उस एक टेक्स्ट के ऊपर होता था, ताकि गूगल को ये लगे कि ये जो वेबसाइट है ये बहुत रेलेवेंट है, ताकि गूगल को ये लगे कि जिस टेक्स्ट से बेसिकली लिंक्स आ रहे हैं उस टेक्स्ट को प्रायोरिटी देनी है और उसके लिए इस वेबसाइट को रैंक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कीवर्ड के लिए इस पेज को चूज़ कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो गूगल क्या करता था कि जिस पेज पे लिंक आ रहा है, अगर आपकी साइट को लिंक आ रहा है, 10,000 डोमेन से आ रहा है, जिस टेक्स्ट से आ रहा है ना, उस टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देने लग जाता था, और अगर वही टेक्स्ट आपके पेज पे भी मिल जाए, जो कि होता था, तो उस पेज को रैंकिंग मिल जाती थी। तो 2013 की जो पेंडा अपडेट आई थी, जिसके बहुत सारे वर्जन्स रिलीज़ हुए, वो अभी तक उसके वर्जन्स रिलीज़ होते हैं। उसका मकसद ये था कि ऐसी वेबसाइट्स को डाउनग्रेड करना जो एंकर टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। क्यों? अब गूगल को क्या ज़रूरत थी इस चीज़ को यूज़ करने की कि वो आप लोगों के लिए एंकर टेक्स्ट की अपडेट भेजे। देखें, गूगल को क्रॉलिंग से मतलब है, क्रॉलिंग में प्रॉब्लम फेस हो रही थी गूगल को इस वजह से क्योंकि लोग एंकर टेक्स्ट मैनिपुलेशन कर रहे थे, तो उनका एल्गोरिदम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। इस वजह से दैट्स वाई दे सेंट एन अपडेट, ताकि भाई वो लोग जो ये चीज़ करेंगे उनको सर्च से हटा देंगे। अब लोगों ने साथ ही एंकर टेक्स्ट की मैनिपुलेशन को कम कर दिया, रोक दिया। अब क्या करने लग गए, डिफरेंट तरह के एंकर टेक्स्ट लोग यूज़ करने लगे। फॉर एग्जांपल, पहला होता था एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, दैट मीन्स कि जो कीवर्ड जिस पेज के लिए रैंक करना चाहते हैं उसी कीवर्ड को चूज़ किया एंकर टेक्स्ट और उसी पे लिंक दे दिया। फिर उसके बाद चूज़ किया लोगों ने पार्शियल मैच एंकर टेक्स्ट, दैट मीन्स कि जो मेन कीवर्ड है उसको ब्रेक कर दिया या उसका कोई रिलेटेड कीवर्ड एंकर टेक्स्ट में रख दिया। फिर उसके बाद लोगों ने ब्रांडेड एंकर्स यूज़ किए, अपनी वेबसाइट का नेम उसके साथ कीवर्ड यूज़ किया और उसको ब्रांड यूज़ किया और उसको एंकर टेक्स्ट यूज़ किया। फिर उसके बाद जो यूआरएल का लिंक होता है, नेकेड यूआरएल, उसको भी एज अ एंकर टेक्स्ट रख दिया। दैट मीन्स के
वो जो URL होता है वो क्लिकेबल था, उसके ऊपर भी लिंक लगा होता था, वही एग्जैक्ट वाला। फिर उसके बाद मिसलेनियस वर्ड्स जैसे कि क्लिक हेयर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरह के वर्ड्स। तो बेसिकली उसको डाइवर्स करना स्टार्ट किया। क्यों? ताकि गूगल जब हमारी साइट पे आएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो एग्जैक्ट मैच होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो पार्शियल मैच होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मिसलेनियस होंगे। तो डिफरेंट तरह के वर्ड्स के थ्रू जब गूगल आएगा तो वो बेसिकली एक नेचुरल बैकलिंक प्रोफाइल लगेगी। तो अपनी बैकलिंक प्रोफाइल को नेचुरल बनाने के लिए ही ये चीज़ हम लोगों ने की, ताकि गूगल को ये ना लगे कि बैकलिंक्स आप बना रहे हो या आ रहे हैं जैसे भी है, इवन दो हम बनाते खुद ही हैं बैकलिंक्स, बट वो लगे नेचुरल। तो अल्टीमेटली गूगल अपडेट से बचने का क्या तरीका निकला कि भाई ऐसे एंकर्स यूज़ करो जिनमें आपका एग्जैक्ट कीवर्ड ना आ रहा हो, दैट्स इट। तो तब से लेके अब तक बेसिकली एंकर टेक्स्ट की डिफरेंट प्रैक्टिसेस को लोग यूज़ कर रहे हैं, और कोशिश हम यही करते हैं कि हम सेफ साइट पे रह के काम कर सकें, बिकॉज हमें अल्टीमेटली गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें अपडेट्स लगेंगी, डेफिनेटली अपडेट्स लगेंगी तो सारा कुछ वेस्ट हो जाता है। अब अगली जो चीज़ है जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर एक साइट किसी दूसरी साइट को जब लिंक करती है तो उन दोनों साइट्स के दरमियान में एक रिलेशन कैसा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए भी बेसिकली जब एक बैकलिंक बनता है उसमें ही डिफाइन किया जाता है। तो एंकर टैग अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एंकर टैग इस तरह का होता है। उस एंकर टैग के अंदर इस तरह से आपका एंकर टेक्स्ट नज़र आता है, इस तरह से आप लिंक लगाते हैं, और इस जगह पे एक एट्रीब्यूट ऐड होता है जिसको बोलते हैं रिलेशन का एट्रीब्यूट। तो रिलेशन बेसिकली डिफाइन करता है कि जो वेबसाइट लिंक दे रही है, जिस वेबसाइट को लिंक मिल रहा है, देने वाली वेबसाइट क्या उस पर ट्रस्ट करती है या नहीं करती। सो सिंपल अल्फाज में कि जिस बंदे ने आपको वोट दिया है, रेफरेंस दिया है, वो आपके बारे में क्या व्यूज़ रखता है, वो किस वजह से, किस बेस पे आपको वोट या रेफरेंस दे रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दो तरह के बेसिकली टाइप्स हैं इसकी, जो बेसिकली आपको समझनी है। वैसे तो और भी टाइप्स हैं, एक है डू फॉलो, एक है नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब ये है कि जिस वेबसाइट से आपको लिंक मिल रहा है वो आप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करती है, गूगल फॉलो करेगा। अगर वहाँ पे नो फॉलो है एट्रीब्यूट में, दैट मीन्स कि जिस वेबसाइट ने आपको लिंक दिया है ना वो आप पे ट्रस्ट नहीं करती। उसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट ने आपको वोट दे के ये बोल दिया कि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, तो गूगल आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, गूगल आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी पास नहीं करेगा। इसी वजह से आपको ज़्यादातर ब्लॉगर्स डू फॉलो बैकलिंक्स लेते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो एक्चुअल में पावर डिलीवर करते हैं।